लड़की का 29 सितंबर को बदमाशों ने चलते ऑटो से फेंक दिया था। आरोपियों का अभी तक नहीं लगा सुराग। कौशाम्बी में अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने का मामला। महिला को नौकरी का दिया था झांसा, नौकरी की झांसा देकर बनाया वीडियो। लखनऊ में बीच सड़क पर दबंगों ने की सिपाही की पिटाई। सिपाही ने भागकर बचाई अपनी जान। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं उकाया फास्ट ई स्कूटर, जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में, अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। शिविर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए एक साथ मिलकर राज्यों को काम करना चाहिए। राज्यों की एकता से देश सुरक्षित होगा। कोरोना काल में पुलिस ने जो काम किया है उससे उसकी साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमें नक्सलवाद को हर हाल में खत्म करना है। अमृतकाल में नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। 5G ये युग में अब स्मार्ट कानून की जरूरत है। और आपको बताते चलें कि बैठक के पहले दिन अमित शाह ने कहा कि 2024 तक हर राज्य में NIA की ब्रांच खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राज्य को दिया गया है, लेकिन अब तकनीक के बढ़ावे के साथ कई ऐसे कानून भी अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। अमित शाह ने कहा कि कानून व्यवस्था का विषय अब राज्य का जिम्मा है। हरियाणा में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में यूपी सरकार को कानून व्यवस्था लगातार मजबूत करने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि 5 सालों में पुलिस बल में 4 आयामों में भर्ती, प्रशिक्षण, पुलिस बल को तकनीकी से जोड़ने, अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि से प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनाई गई नीति से प्रदेश में वर्तमान में संगठित अपराध खत्म हो चुका है। अपराधी जेल में है या पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो चुकी है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत 58,648 और NSA में 807 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर माफिया और अन्य अपराधियों की 44 अरब 59 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त और ध्वस्त हुआ है। सीएम ने कहा कि ये बैठक पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और बात करेंगे लखनऊ से। एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, हरियाणा में चिंतन शिविर के पीएम मोदी ने वर्चुअली किया है गृह मंत्रियों को, क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन की ये कार्यशाला की वर्कशॉप थी जिसमें देश भर के मुख्यमंत्री और जहाँ पर गृह मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे और बताया गया कि किस तरीके से राज्यों की जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर है। बिल्कुल। और जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है वहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम है। तो इस पूरे मामले में देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश का जो पक्ष रखा था हमेशा जब मौजूद थे और बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध को नियंत्रण करने का काम किया गया है, किस तरीके से मॉडर्न पुलिसिंग की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है, वो कितनी कारगर साबित हुई है। अपराध में जो कमी आई है
वो किस लेवल पर आई है, किस तरीके से प्रदेश कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में नंबर 1 पहुंचा है, चाहे वो महिलाओं के सम्मान को लेकर बात हो, महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर बात हो। तो इसमें भी मातृ शक्ति अभियान जो चलाया गया है उसके जो फायदे रहे हैं, महिलाओं के आत्मसम्मान में जिससे कि वृद्धि हुई है। साइबर थानों का गठन प्रदेश में किया गया ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। प्रदेश में नए थाने, कई 200 से ज्यादा नए थाने और 150 के करीब पुलिस चौकियां नई बनाई गई हैं और 8 जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला है वो काम कर रही है। तो इस तरीके से प्रदेश में अपराधों में लगातार निरंतर कमी आई है। अपराधियों पर गैंगस्टर लगाने का काम किया गया है और साथ ही अब तक विभिन्न मामलों में माफियाओं से, अपराधियों से करीब 45 अरब रुपए की संपत्ति को जब्त करने का काम किया गया है। माफियाओं के विरुद्ध बड़े अभियान प्रदेश के अंदर चलाए गए हैं, बुलडोजर भी चलाया गया है। पुलिस मुठभेड़ में जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवार के लिए जो सहायता दी जाती रही उसकी धनराशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम किया गया। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब खुले थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो उनके सामने भी मुख्यमंत्री जी ने तमाम पक्षों को रखा और देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिख रहा है। एक बिलियन जो इकोनॉमी है उसको लेकर क्या उपाय किए गए हैं और आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन प्रदेश कर रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से सीधे इंटरेक्ट होती है और जिसके कारण उद्यमियों के लिए भी उत्तर प्रदेश एक नंबर 1 का स्थान बना हुआ है निवेश को लेकर। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर स्थान माना गया और शिविर में कानून व्यवस्था पर भी बातचीत हुई है। जी आलोक जी। निश्चित तौर पर सारे जो बिंदु थे वो लाइन ऑर्डर को लेकर ही थे। क्या क्या उपाय पिछले 6 सालों में किए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी पार्ट 1 में, ये भी पार्ट 2 में, तो तमाम आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री योगी अपनी उन्होंने अपनी बात रखी है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया, अपराधियों पर लगाम लगाई गई है, महिलाओं के सम्मान के लिए जो मातृ शक्ति अभियान चलाया गया था उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, प्रदेश के लोग किस तरीके से भयमुक्त होकर उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, अपराधों में किस कदर कमी आई है, इन सारी चीजों का भी उल्लेख किया गया है। तो कहीं ना कहीं 2 दिन की कार्यशाला उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां सबसे ऊपर ही रही है। जी बिल्कुल, 2 दिवसीय का चिंतन शिविर रहा जिसमें प्रदेश की उपलब्धियों को बताया गया। फिलहाल ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आलोक जी आपका शुक्रिया। और फर्रुखाबाद में रेलवे लाइन की पटरी टूट जाने से पैसेंजर ट्रेन का पहिया धंस गया। आपको बता दें कि यह हादसा खुदागंज स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे मार्ग पर ट्रेनों का संचालन बंद। घटनास्थल पर रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। और बात करते हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिनेश, इस खबर पर क्या कुछ अहम जानकारी है? जी बता दूं कि अभी भी ट्रैक बाधित है और जो डिब्बे ट्रेन के उतर गए हैं उनको वापस पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अभी कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगा इसको पटरी पर लाने के लिए, तब तक रेल यातायात बाधित रहेगा। सारे अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कार्य प्रगति पर है। जी, यानी कार्य प्रगति पर है और कई ट्रेनों का संचालन फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। हाँ जी, अभी कई ट्रेनों का संचालन बंद है। पूर्ण रूप से कानपुर और फर्रुखाबाद जो ट्रैक है वो पूर्ण रूप से बंद है इस समय। ये अधिक जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है और इसके अनुसार रानीबाग और हल्द्वानी स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को 72 करोड़ 2,10,000 रुपए के रिजर्व प्राइस पर हस्तांतरित की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एचएमटी की भूमि का उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए
पीएम मोदी और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह डबल इंजन की सरकार की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया गया है और यह मामला काफी लंबे समय से लंबित था। अब प्रदेश सरकार को भूमि हस्तांतरित हो गई है। इसका उपयोग प्रदेश के हित में और प्रदेश के विकास के लिए किया जाएगा। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम में हरीश रावत को भी जगह दी है। इस बात से उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने हरीश रावत को बधाई देते हुए कहा कि हरीश रावत का पार्टी में 50 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो पार्टी के दमदार नेता हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको और हरीश रावत जी का, क्योंकि जो अनुभव है 50-55 साल का, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं जिस समय पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में थी। 2002 में वापस सरकार में कांग्रेस को लाना, केंद्र में राज्य मंत्री रहना, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहना, एमपी सांसद रहना और राज्यसभा का भी सदस्य रहना बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में है। तो एक लंबा अनुभव है जिसका लाभ पार्टी लेना चाहती है। मैं इसीलिए आदरणीय हरीश रावत। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध नहीं मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ। अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी जी। उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद, सिर्फ सारा समय न्यूज नेटवर्क पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी में 139 गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में स्वर्गीय अरविंद गिरी के पुत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में स्टार प्रचारकों की लिस्ट के कद्दावर नेता लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जनशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधानसभा के ममरी गांव में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ साथ
भव्य भगवान राम का मंदिर एवं विकास की गति को हर क्षेत्र में कार्य करके आगे बढ़ा रही है और साथ ही अमन गिरी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। आपने कसम खाया, सौगंध राम पे खाते हैं और मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन देश का एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, रोटी के जिसके दोनों टाइम नसीब मिले जाती थी, देश का जब प्रधान सेवक बनते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करते हैं और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। कहीं नहीं मित्रों, जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग अयोध्या के रास्ते से करते थे, अयोध्या रास्ते से इसलिए करते थे कि मंदिर का दर्शन न करना पड़े, टीका न लगाना पड़े, और ये देश का प्रधान सेवक इस धरती पर उतरता है मित्रों, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नींव रखता है और भव्य मंदिर का निर्माण करता है मित्रों। और आज लोग लाखों करोड़ों ही नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन का महाकाल, मित्रों सरदार पटेल, पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मित्रों इस देश और एक गरीब का सम्मान भी करने का काम किया है और इस देश को, भारत को उच्च स्थान पहुंचाने का कोई काम कर रहा है मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं मित्रों। और बात करते हैं संवाददाता श्याम अग्निहोत्री हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम, लखीमपुर खीरी में स्वतंत्र देव सिंह ने चुनाव प्रचार प्रसार किया, क्या कुछ अहम अपडेट है? हेलो श्याम, लखीमपुर खीरी में स्वतंत्र देव सिंह ने प्रचार प्रसार किया, वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए गोकर्णनाथ सीट से क्या कुछ अहम अपडेट है? जी देखिए, ऐसा है रूपाशी जी, यहाँ पर ये बहुत ही प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, गोला उपचुनाव। यहाँ पे आने वाले 3 नवंबर को लगभग 3,91,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और मेन बात ये है यहाँ पर कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के निधन के बाद ये सीट खाली, और आप इससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकती हैं कि जैसे ही उपचुनाव घोषित हुआ उसके बाद प्रत्याशी घोषणा के बाद एक भारी भरकम लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, जिसमें 40 स्टार प्रचारक थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक भारी भरकम लिस्ट जारी की है, जिसमें 39 स्टार प्रचारक हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है और लगातार हर दूसरे दिन कोई ना कोई बड़ा नेता ममरी और गोला गुजरात पहुंच रहा। आज स्वतंत्र देव सिंह वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया, डबल यूपी सरकार की बात की, नरेंद्र मोदी के कार्यों का बखान किया। वहीं योगी आदित्यनाथ के कानून और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जनता से बहुत कुछ उन्होंने बातें की। केशव मौर्य भी वहां मौजूद थे सभा में, उप मुख्यमंत्री। इससे रूपाशी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कितनी अधिक गंभीरता से ले रही है। इसका एक कारण और भी है रूपांशी जी, कारण सबसे बड़ा यह है कि आज की 8 विधानसभा सीट खीरी जिले की भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार की यह सीट भारतीय किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी भी अपना पूरा जोर सीट पे लगाए हुए है। अभी वहां पे जो मुद्दा चल रहा है फिलहाल वो श्रद्धांजलि वर्सेस श्रद्धांजलि चल रहा है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की जो डेथ हुई है, जो उनकी निधन हुआ है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी उस चीज को इस चुनाव में सिंपैथी लहर बना रही। वहीं पे अरविंद गिरी के निधन को लेकर सिंपैथी लहर चल रही है। फिलहाल अभी चुनाव काफी कांटे का लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वहां पे आ रहे हैं। अभी काफी नेताओं के आने की संभावना है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, यानी बीजेपी प्रत्याशी का लिस्ट घोषित हुआ वहां पर गोकर्णनाथ सीट से, तो ऐसे में वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और भी नेताओं के आने की संभावना भी। पब्लिक में कैसा जोश देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, पब्लिक में बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कारण उसका ये सबसे बड़ा है कि स्वर्गीय अरविंद गिरी जो थे भारतीय जनता पार्टी के लगभग 5 बार विधायक रह चुके हैं और 6ठी बार ये विधायक थे यहाँ पर, और ये समाजवादी पार्टी के भी एक बार विधायक रह चुके हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 3 बार विधायक रह चुके हैं।
इनकी जनता में देखा जाए तो बहुत ज्यादा पकड़ थी। विनय तिवारी जो इनके सामने लड़ रहे हैं वो हैं समाजवादी के पूर्व विधायक, वो भी एक बार विधायक रह चुके हैं वहां पर इसी सीट से, और जनता इसलिए इसको बहुत गंभीरता से देख रही है कि समाजवादी पार्टी ने भी इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है, क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस, इन दोनों ने प्रत्याशी इस चुनाव में नहीं उतारा है और सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही। जनता के उत्साह की बात, जनता में बहुत जबरदस्त उत्साह है। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि भारी भरकम लाव लश्कर भारतीय जनता पार्टी का, औलख मंत्री जो हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, जितिन प्रसाद, बिल्कुल, यानी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में देखने को मिल रही है और जनता में भी उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में केजीएमयू पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने ओपीडी में आए मरीज और उनके परिजनों से भी मुलाकात की है और उनसे पूरा फीडबैक लिया है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पताल में व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रजत सिन्हा से। रजत, ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे हैं अस्पताल में और वहां पर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? आज मेडिकल कॉलेज पहुंचे और चूंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कई जिलों में डेंगू पैर पसार चुका है और तमाम जिलों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जिससे मौत की खबरें भी सामने आ रही है। इसी को देखते हुए ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, वहाँ केजीएमयू पहुंचे थे और सबसे पहले जहाँ पंजीकरण होता है, जहाँ पर मरीज मिलते हैं, जहाँ पर वो अपना पर्चा बनवा करके डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वहां पर पहुंचे और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश जो मेडिकल कॉलेज के सीएमएस है डॉक्टर एडन संकवार, उनको दिए, वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने अन्य जरूरी दिशा निर्देश भी डेंगू को लेकर के दिए कि अगर क्योंकि मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से मरीज आते हैं, तो खासतौर पर उन्होंने बाहर जिलों से आने वाले मरीजों का खासतौर पर ध्यान रखने को कहा कि अगर वो आते हैं तो उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए, जो भी आवश्यक दवाएं हैं, जो उपकरण हैं, उनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। डेंगू को लेकर के वार्ड भी यानी ब्रजेश पाठक केजीएमयू में पहुंचे और जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए गए। फिलहाल रजत जी, ये अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको बता दें कि हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने 12 नवंबर को होने वाली पीसीएस की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षार्थियों को मात्र 20 दिन का ही समय दिया जा रहा है, जो अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त नहीं है। सुमित हृदयेश ने अभ्यर्थियों को परेशानी को देखते हुए सरकार से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है, ताकि अभ्यर्थियों को तैयारियों का समय मिल सके। 9 नवंबर को हमारे 2 संभाग हैं, देहरादून और नैनीताल, तो 2 बड़ी गोष्ठी हम लोग करेंगे। वर्तमान दशक, उत्तराखंड का दशक, इस विषय को लेकर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसके लिए हमारे जो वक्ता होंगे, हम अपने प्रदेश स्तर के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो स्थान तक तय करके बता देंगे कैसे वक्ताओं को हम उस कार्यक्रम में रखेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले आंदोलनकारियों एवं शहीद आंदोलनकारी के परिजनों को हम लोग सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम मंडल स्तर पर भी होंगे। हम तो इगास कार्यक्रम की दृष्टि से हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे सब प्रदेश के पदाधिकारी ये गांव में जाएंगे और इगास का कार्यक्रम अपने गांव में मनाएंगे। इस कार्यक्रम में बेहतर समन्वय हेतु हमने जिले के प्रभारी इसके लिए बना दिए हैं, जो अपने अपने जिलों में जो प्रवासी हैं उनको आमंत्रित करें अपने गांव आने के लिए, इस त्योहार को मनाने के लिए। और हमने कहा कि 3 तारीख सायंकाल तक ऐसे हर जिले में ऐसे लोग जो प्रवासी हैं, जो बहुत लंबे समय से अपने गांव में नहीं गए हैं, उनका नाम हमको मिल जाएगा, तो हम उसको भी बाद में एक सारे मीडिया तक पहुंचाएंगे। भाई इन लोग हमारे संगठन के प्रयास के दौरान इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इगास प्रमुख के दृष्टिकोण से हमने इतने लोगों को ये गांव तक पहुंचाया है।
हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने 12 नवंबर को होने वाली पीसीएस की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षार्थियों को मात्र 20 दिन का ही समय दिया जा रहा है, जो अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त नहीं है। सुमित हृदयेश ने अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए सरकार से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी करने का समय मिल सके। प्रयागराज में करीब 1 माह तक जिंदगी की जंग लड़ने वाली छात्रा रितिका श्रीवास्तव की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें आपको कि नैनी इलाके में छात्रा रितिका श्रीवास्तव को 29 सितंबर को चलते ऑटो से बाहर फेंक दिया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय में स्नातक की छात्रा रितिका के साथ यह खौफनाक घटना कॉलेज से घर लौटते समय हुई। रितिका अपने यमुनानगर औद्योगिक क्षेत्र के महुआरी गांव में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। रितिका का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कई संगीन धाराओं में मामला पंजीकृत किया है और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और आरोपियों की तलाश में सघन छापेमारी कर रही है। और आपको बता दें कि भैया दूज पर बहनें भाइयों की लंबी उम्र और तरक्की की दुआ करती हैं, वहीं भाई भी बहनों के लिए सुख, समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। लेकिन हापुड़ में भैया दूज के दिन घटी यह घटना हृदय विदारक है। भैया दूज की रात्रि भाई बहन दोनों को हार्ट अटैक आ गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। पूरे परिवार में त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। बता दें आपको कि बहादुरगढ़ के गांव गंदू नगला के रहने वाले सुल्तान की बहन को अटैक आया, जिससे आनंद फानन में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। भाई को हार्ट अटैक हुआ देख बहन कमलेश भी सदमे में आ गई और कमलेश को भी हार्ट अटैक आ गया। कमलेश की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई और कुछ घंटे बाद अस्पताल के अंदर सुल्तान ने भी दम तोड़ दिया। भैया दूज की देर रात्रि में दोनों मौतें होने से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है और वहीं परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। पूरे परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। श्रमजीवी एक्सप्रेस में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक अन्नू अंसारी के गनर की कार्बाइन छीनने और चाकूबाजी के मामले में शासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई की है। एसपी जीआरपी ने मामले में लापरवाही के मद्देनजर जीआरपी थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को श्रमजीवी एक्सप्रेस में दिल्ली जाते समय सुल्तानपुर स्टेशन पर यह घटना घटित हुई थी। विधायक अन्नू अंसारी के गनर राकेश चौधरी ने जब ट्रेन में सिगरेट पीने से कुछ लोगों को रोका तो आरोपियों ने उन्हें चाकू मार दिया था। आरोपी बदमाश सिपाही का मोबाइल और गन लूटकर फरार हो गए। हद तो तब हो गई जब ट्रेन में रेलवे एस्कॉर्ट भी थी और जीआरपी थाना चंद कदम की दूरी पर था। और इस पूरे मामले में एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने एसपी जीआरपी पूजा यादव और एसपी सुल्तानपुर को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जीआरपी थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है और आरोपियों का स्केच जारी कर पुलिस की अन्य टीमों की भी मदद ली जा रही है। एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने बताया कि जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। जो हिंदू करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आज का एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सहारा